ये देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। सूझ मतलब अपने आप से, हमारे अंदर से जो हमें आइडियाज आते हैं, एकदम से हमारे दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उनको बोलते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। सूझ, सूझ होना मतलब सुझाव मिलना अपने अंदर से। किसने दिया? कोहलर ने दिया। ठीक है, ये सूझ का सिद्धांत। सूझ, सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये अलग अलग से नाम आ सकते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश के इस नाम को याद रखना। ठीक है, इंग्लिश में याद कर लेना। ये देखिए, व्हाट इज इनसाइट लर्निंग। ठीक है, A mental process marked by the sudden and expected solution to a problem। जब हम किसी प्रॉब्लम के प्रति, जब हमारे दिमाग में अचानक से आइडियाज आते हैं, मतलब अचानक से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। एक्सपीरियंस मतलब कि हमारा जो हमारा हम करते हैं, इसको बोलते हैं सहज बोध भी बोलते हैं इसको हिंदी में। और हम जैसे हमारे एक्सप्रेशन देते हैं, ओहो ये काम तो ऐसे होना था, मुझे अब ध्यान आई, ये तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये है सूझ का सिद्धांत। सूझ बोलते हैं उसे। फिर आगे हम देखेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में 4 जर्मन वैज्ञानिक जो कोहलर थे, कौन से थे? जर्मन। ठीक है, ये याद रखा थी, छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इसको याद रखा करो। कोहलर कहाँ के थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक, मैक्स वर्दीमन, वर्दीमर, वोल्फ गैंग, ठीक है, कोहलर, कोहलर कोफा, ऐसे याद कर लो, कोहलर, कुर्ट कोफा, कुर्ट लैंग। ठीक है, इन्होंने इसका क्या है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये सारे जर्मन के थे। फिर देखिए, इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है। ठीक है, पहले अपने आसपास के वातावरण को देखता है, इस जहाँ पे वो रह रहा है, संबंधों की स्थापना करता है, वहां पे समायोजन स्थापित करता है। कुछ सीख, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्याजे के सिद्धांत में आपको बताया था, जब हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हमें मतलब समायोजन स्थापित करना पड़ता है। और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात, जब हम परिस्थितियों को अच्छे से समझ जाते हैं, पश्चात वह परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब जब हम अपने एनवायरमेंट को समझ जाते हैं, पहले समायोजन करेंगे। ठीक है, समायोजन करने के बाद परिस्थितियों को समझेंगे, समझने के बाद फिर हम परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थिति को पूर्णतया समझकर सीखना है। ठीक है, वही बात है भाई, हम अपने आसपास का एनवायरमेंट है, जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं हमारे सामने, उसको पहले समझो। ठीक है, फिर उसके अनुसार हमें सीखना है। फिर ये देखिए कि एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे किया था वन मानुष, चिंपैंजी पे, बंदर पे किया गया था ये। ठीक है, क्या नाम था इसका? सुल्तान नाम था इसका। ये देखिए इस तरह से, ये मैं आपको सिर्फ एक बार ऐसे ही बता देती हूँ। एक कमरे के अंदर ऊपर केले, थोड़ी ऊंचाई पर केले बांध दिए गए, वहां पे एक चिंपैंजी को छोड़ दिया गया। ठीक है, वहां पे बहुत सारे डब्बे भी रखे गए थे, बॉक्सेस पड़े थे इधर उधर बिखरे हुए। ठीक है, अब करना क्या था कि इसको ये केले खाने थे। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि इसकी देखनी थी कि ये कैसे इसके दिमाग में आइडिया आएंगे कि भाई मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो मैं कैसे केले प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, पहले क्या किया, इसने छड़ी उठाई, छड़ी थी, बॉक्सेस थे, केले ऊपर लटके हुए थे। ठीक है, सब चीजें थी कि इसके दिमाग में अपने आप से आइडिया आ जाए। तो क्या हुआ, इसने छड़ी उठाई, छड़ी से मारना शुरू किया, पर नहीं, तब भी नहीं मिल पाई इसको बनाना। फिर इसने क्या किया, इसने देखे ओहो यहाँ पे तो बॉक्स भी रखे हुए हैं, इसने 2 बॉक्स लगाए, फिर उसको मतलब प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं मिले। फिर उसको आइडिया आया कि
क्यों ना मैं ये सारे बॉक्स इस तरह से लगा दूं, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और मतलब क्या हुआ, अंतर्दृष्टि, इनसाइट लर्निंग हुई, मतलब अंतर्दृष्टि से उसने सीखा कि अगर मैं इनको इस तरह से लगा दूं तो मुझे केले प्राप्त हो सकते हैं, मैं खा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या नाम था इसका? सुल्तान। कोहलर के सिद्धांत का प्रयोग देखिए। कोहलर ने 6 वन मनुष्यों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में उसने केले के गुच्छे को लटका दिया। समस्त वन मानुष केले को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, ठीक है। जितने भी वन मानुष थे उन्होंने क्या प्रयास किया, केले प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, परंतु सभी असफल हुए। उनमें से एक सुल्तान नाम का, ठीक है, ये देखिए सुल्तान नाम का वन मानुष था। उसने देखा कि कमरे में एक बॉक्स रखा है। वह इधर उधर घूमने के पश्चात बॉक्स के पास पहुंचा और उसके बाद उसने बॉक्स को पकड़कर खींचा। उसने केले के नीचे उस बॉक्स को घसीट कर लेके आया और बॉक्स के ऊपर खड़े होकर केले के गुच्छे को उतार कर खा लिया। सुल्तान की इस प्रकार केले को प्राप्त करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अन्य वन मनुष्य की अपेक्षा अधिक सूझ थी। मतलब क्या था, इनसाइट लर्निंग की जो उसमें क्षमता थी वो औरों से ज्यादा थी, ठीक है। कि पहली बार में क्या किया था, सिर्फ वहां पे बॉक्स रखा था, एक केले ऊपर लटकाए गए थे और बस यही था। किसी को समझ में नहीं आया, पर जो सुल्तान नाम का वन मानुष था उसे समझ में आया। उसने बॉक्स नीचे रखा, उस पर चढ़ा और केले प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसी तरह से फिर उनको और ऊंचाई पर लगा दिया गया केले, इनको इनकी ऊंचाई और बढ़ा दी गई। ये देखिए, यही था भाई। ये पहले चरण में ये किया गया। दूसरे चरण में क्या किया गया कि केले की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, एक छड़ी रखी गई और बॉक्सेस भी रखे गए ताकि इनसाइट लर्निंग को चेक किया जा सके। फिर क्या हुआ, सुल्तान ने क्या किया, सब बॉक्सेस एक उसने एक पहली बार वो ही काम किया जो जैसे उसको पहली बार में केले प्राप्त हुए थे। बॉक्स के ऊपर चढ़ा और केले प्राप्त करने की कोशिश की, छड़ी से उसको टच किया पर नहीं प्राप्त हुए। दूसरी बार में उसने सब बॉक्सेस को एक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बॉक्सेस लगाए और केले प्राप्त कर लिए। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सुल्तान के अंदर इनसाइट लर्निंग की क्षमता ज्यादा थी। फिर ये देखिए, सुज के सिद्धांत की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ठीक है। सीखने की प्रकृति हम मतलब संज्ञानात्मक कोग्निटिव टाइप होती है, मतलब कि हम अपने सोच विचार से सुझ से सीख सकते हैं। अधिगम या सीखना अचानक होता है, ठीक है, सहज बोध के द्वारा होता है। सीखने की प्रक्रिया मतलब सुझ की विशेषताएं हैं ये, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। स्थायी मतलब जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं, रटते हैं तो उसको भूल जाते हैं, हम सीख जाते हैं तो उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, मतलब कि किसी चीज से सिखाई नहीं जाती, अपने आप से हमारे हम इंटरेस्ट लेंगे, सक्रिय होंगे। सीखने के लिए क्या जरूरी है, सक्रियता, एक्टिव होना, ठीक है, इंटरेस्ट लेना किसी चीज में, तभी हम सीख पाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है, ठीक है। ये जो सीखने की प्रक्रिया है यहाँ पे सूझ अचानक से होती है, हमारे दिमाग में आइडियाज अचानक से आते हैं। हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। यस हाँ मैम। जी, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। क्वेश्चन मार्क लगाया किसी ने? मैम सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, हाँ, ये अब क्या मैंने मीनिंग अभी है इसका? बताया ना कि सीखने की प्रक्रिया के लिए हमें अपने आप से प्रयास करने होते हैं, हमें एक्टिव रहना पड़ता है उसके लिए। सक्रिय और जटिल, जो सीखना क्या है, सक्रिय अधिगम। देखो, अधिगम क्या है, सीखना। सीखना क्या है, जटिल और सक्रिय,
प्रक्रिया है, मतलब उसके लिए हमें यह एक डिफिकल्ट प्रक्रिया तो है ही है, साथ में यह इसके लिए हमें एक्टिव रहना पड़ता है खुद को। इस यंत्र के द्वारा कोई हमारे दिमाग में ये बैठा दे उसके द्वारा हम नहीं, इसके लिए हमें खुद तैयार होना पड़ता है। ठीक है मैम यंत्रवत का क्या मीनिंग होगा? यंत्रवत का मीनिंग मैंने बता दिया कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं सिखाई जा सकती, ये हमें खुद से एक्टिव रहना पड़ेगा। यस मैम, सेटिस्फाइड। ठीक है, सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारक, सूझ पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक देखिए। मैम हाँ जी, मैम वुडवर्थ ने भी इनसाइट लर्निंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा कि सिर्फ ऑलआउट का ही पढ़ने से तो हो? आपके सिलेबस में है, पहले आप वो पढ़ लो सिलेबस में। मैंने आपको सिलेबस व्हाट्सएप किया था ना, सिलेबस को देखो पहले आप अच्छे से ध्यान से। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीजें हमारे सामने होती हैं उनके साथ, उनको देखकर उनके साथ अनुभव करके सीखना, परसेप्शन के द्वारा मतलब सीखना। अंतर्दृष्टि का आधार प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, जो हमारी चीजें सामने होती है तभी हमें कुछ सहज बोध होता है। यदि समस्या का ठीक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। मतलब कि जब जब तक हम परिस्थितियों को, सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझेंगे, क्या है सुल्तान ने क्या किया, देखा वहां पे पहले से भी मेरे आसपास क्या चीज है ऐसी जो मैं अपनी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। उसने देखा कि एक बॉक्स रखा है, ठीक है, तभी उसको अंतर्दृष्टि मतलब इनसाइट लर्निंग मतलब उसके दिमाग में आइडिया आया। ठीक है, जब तक हम परिस्थितियों को, सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हमारे क्या होगा, अंतर्दृष्टि काम नहीं करेगी, अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। बुद्धि, बुद्धि भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। ये देखिए, बुद्धि भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक क्रियाशील रहती है। ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है उनमें ये जो है इनसाइट लर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कोई भी समस्या है, कोई भी चीज है हमारे सामने, उसमें हम ये सोचते हैं कि क्या, किस तरह से इसको सोल्व किया जाए, तो वहां पे हमारा एक आईक्यू लेवल भी, ठीक है, काम आता है कि हमारा बुद्धि स्तर जो है उच्च है तो हमारे दिमाग में आइडियाज जल्दी आते हैं। समस्या की रचना, समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अव्यवस्थित जटिल रचना वाली विषय वस्तु में प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान पैदा होता है। मतलब अव्यवस्थित जो ठीक से नहीं होती, जो समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को, अगर हमारे सामने कोई समस्या है, ठीक है, उसको जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे, एक के बाद क्रमबद्ध, मतलब अव्यवस्थित का यहाँ पे क्या चीज है कि वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, पहले हमें क्रमबद्ध रूप से उसे समझना होगा, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको अनुभव करना होगा, ठीक से उसका जांचना होगा, देखना होगा, फिर हम उसका समाधान कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, प्रत्यक्षीकरण भी ठीक से नहीं है, अनुभव भी हम ठीक से नहीं कर रहे, सिचुएशन को पहचान नहीं रहे, देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ठीक है, कोई क्रमबद्धता नहीं है उसमें, फिर क्या है, व्यवधान उत्पन्न होगा ही होगा, वो ठीक से हमारे दिमाग में उसके प्रति कोई आइडिया नहीं आएंगे। अनुभव, अनुभव का अंतर्दृष्टि के विकास में योगदान है। ठीक है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभवी व्यक्ति अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल शीघ्र ढूंढ लेता है। ठीक है, क्योंकि अनुभव क्या है, क्या पता हमने, हमारे सामने जो समस्या है, अगर हम अनुभवी हैं तो ये ही समस्या पहले भी हमने इसको फेस किया होगा, और वो क्या है कि हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर रहते हैं कि इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया था। ठीक है, तो उस तरह से हमारा अनुभव यहाँ पे काम आता है। अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में देखिए, शिक्षा में क्या उपयोग है। बालकों के सामने पूरे समस्या को एक साथ प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है, ठीक है, समस्या समाधान में हमारा ये सूझ का सिद्धांत काम करता है। बालकों को सिखाने से पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने आपको यही बताया था, कुछ भी जब हम सिखा रहे हैं बच्चों को या खुद सीख रहे हैं, उसके लिए हमें सक्रिय मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, उस चीज के प्रति हमें इंटरेस्ट, अगर किसी बच्चे को सिखा रहे हैं कोई चीज, तो पहले बच्चे के अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तथा बालकों को सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे से वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके।
जैसे मैंने आपको ये टॉपिक बताने से पहले ये बताया कि भाई ये एक इसके वन मानुष पे प्रयोग किया गया, ये पिक्चर दिखाई, इसका नाम बताया, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एचटेट में काम आएगा। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, आप एक्टिव हुए कि हाँ भाई अब तो एग्जाम में आए चाहे ना आए, पर हमारे आगे के लिए तो ये जरूरी है ना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरह से इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। अध्यापक द्वारा सीखने से पहले बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देनी चाहिए, ठीक है। अध्यापक ही आपको सिखाएगा, उससे पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए कि क्या था। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सूझ के बारे में आप क्या जानते हो, नहीं जानते जो बच्चे, जिनको बिल्कुल नहीं पता, तो उनके मन में जानने की इच्छा हुई कि क्या है, ठीक है, जिससे कि बालकों के अंदर सूझ उत्पन्न हो सके, ठीक है। सूझ क्या है, समझ उत्पन्न हो सके। विद्यालय में कार्य, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण संबंधी गतिविधियां बालकों की सूझ के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे स्कूल में पाठ्य सामग्री है, शिक्षण संबंधी गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज हैं बच्चों की, वो बच्चों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, कि ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी कि वो उसके मेंटल लेवल से ही ऊपर हो, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल है या कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हो कि बच्चे अपनी सूझबूझ से काम कर सके। अध्यापक को छात्र की पूर्व अनुभवों को संगठन कर उन पर ध्यान देकर किसी विषय वस्तु को समझाना चाहिए, ठीक है। पहले के अनुभव, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आप बताओ आपको कितना पता है, इसी के बारे में जितना पता उतना बता दो। पहले के अनुभव को पहले आप समझो, ठीक है, फिर उसके साथ अपनी विषय वस्तु को समझाओ, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है या जिस भी टॉपिक पे आप समझाना चाह रहे हो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कैसे काम करती है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि हाँ मैडम ने या सर ने ये पूछा, मुझे ये नहीं पता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। वहां पे जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है मन में। शिक्षा में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का महत्व देखिए। शिक्षा में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का महत्व है पूर्व समस्या का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, मतलब अध्यापक क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं उनके सामने कुछ प्रॉब्लम रखते हैं, यदि समस्या को टुकड़ों में रूप में प्रस्तुत किया जाए, यदि समस्या को टुकड़ों में विश्लेषित कर दिया जाए, एनालाइज कर दिया जाए, तो छात्र सूझ का समस्या का हल ढूंढने में सफल नहीं होंगे। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप से छात्र के समक्ष प्रस्तुत न हो, ठीक है। कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसको अगर तोड़ तोड़ के रख दिया जाए, अलग अलग तरीके से बताया जाए, ठीक है, तो जब तक हमारी समझ में ही नहीं आएगी, कभी कभी हम ये बोलते हैं ना, पहले पूरी बात बताओ, पूरी तरह से मुझे ये समझाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में मत बताओ। तो क्या है, जब तक हम पूरी तरह से उसके इस बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखेंगे, तभी वह अपनी सूझ का प्रयोग कर सकेगा। क्या है, पूर्ण समस्या का प्रस्तुतिकरण। जो भी हमारी समस्या है, जो भी हम कोई एक्टिविटी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, पहले उसको अच्छे से बच्चे को बताओ। तत्परता का विकास। तत्परता क्या है, तैयार होना, ठीक है, एक्साइट होना, किसी चीज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, एक्साइटमेंट लेके आना बच्चे के अंदर। छात्र में अधिगम की प्रक्रिया उस समय तक गतिशील नहीं होती। छात्र में मतलब स्टूडेंट में सीखने की, अधिगम क्या है, सीखना, सीखने का प्रोसेस उस समय तक गतिशील नहीं होता, मतलब एक्टिव नहीं होता, जब तक कि छात्रों में ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक तत्परता नहीं होगी। जब तक स्टूडेंट के अंदर अब कोग्नेटिव और इमोशनल, ठीक है, ज्ञानात्मक क्या है, कोग्नेटिव, और संवेगात्मक क्या है, इमोशनल, ठीक है। कोग्नेटिव और इमोशनल तत्परता मतलब कोग्नेटिव और इमोशनल रूप से वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक वह कुछ नहीं सीख पाएगा। बालकों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तत्पर बनाने के लिए अध्यापकों को अनुकूल वातावरण बनाना होगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें वातावरण देना होगा, इंटरेस्ट पैदा करना होगा, जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी, बालकों को पूर्ण धारणाओं से मुक्त करना होगा, ठीक है। बालकों को पूरी तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेके उसको बिल्कुल अच्छे से वो वातावरण देके, ठीक है, किसी भी तरह की टेंशन से बिल्कुल मुक्त करके, और सिर्फ जो हम सिखाना चाह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है। तत्परता का विकास होगा, जिससे बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक्साइटमेंट आएगी कि हमें अब इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, ठीक है।
ये था भाई आज का हमारा सुज का सिद्धांत। किसने दिया था? कोहलर ने, सुल्तान नाम के वन मानुष को। हेलो। मैम एक टर्म आया था समस्या की रचना, हाँ जी, उसको फिर से एक्सप्लेन करिए। इतना समझ में आया हेलो कि मैम। बच्चों को? यस मैम। मैम मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, पहले ये बताओ इतना समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके।